आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि भारत सरकार ने सोशल मीडिया के दुरुपयोग और गालियों को ग्लैमराइज करने वाले ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स की एक वैक्सीन को ढूंढ लिया है और आज एक बहुत बड़ा और क्रांतिकारी फैसला लिया गया है। और यह फैसला क्या है, इससे कैसे भारत में इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले लगभग 70 करोड़ लोगों की जिंदगी बदल जाएगी, शायद कुछ शांतिपूर्ण हो जाएगी, साफ सुथरी हो जाएगी, इसका आज हम सरल भाषा में विश्लेषण करेंगे। आप में से बहुत सारे लोग अब कहते होंगे कि जब भी आप सोशल मीडिया पर जाते हैं तो माहौल बड़ा जहरीला होता है, बड़ा टॉक्सिक होता है। आप में से बहुत सारे लोगों को ये शिकायत होती है कि जब आप सोशल मीडिया पर जाते हैं या इंटरनेट पर जाते हैं तो आपको अब समझ में नहीं आता कि कहाँ फेक न्यूज़ चल रही है, कहाँ सही बात चल रही है, कहाँ गलत बात चल रही है। भाषा पर कोई नियंत्रण नहीं है, किसी की भी बदनामी कर दी जाती है। और अगर आप OTT प्लेटफॉर्म्स पर कोई वेब सीरीज़ देखने के लिए जाते हैं तो परिवार के साथ तो आप इन वेब सीरीज़ को देख ही नहीं सकते, क्योंकि उनमें या तो इतनी अश्लीलता भरी होती है कि आप अपने परिवार के साथ बैठकर देख नहीं पाएंगे, और या फिर कई ऐसी सीरीज़ होती हैं जिनमें आपकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई जाती है। और यह सब कुछ होता है अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर, क्रिएटिविटी के नाम पर, सच बोलने के नाम पर। फेक न्यूज़ फैलाई जाती है सत्य के नाम पर, फेक न्यूज़ फैलाई जाती है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर। और यह सब कुछ ऐसे सत्य के साथ असत्य को मिलाकर आपको पेश किया जाता है कि आप खुद समझ नहीं पाते कि क्या सच है और क्या झूठ। आज भारत सरकार ने इंटरनेट के रास्ते आप तक पहुंचने वाली हर जानकारी, हर खबर और हर मनोरंजन के बीच एक सीमा रेखा खींच दी है। यह इंटरनेट वाले युग की लक्ष्मण रेखा है जो सही और गलत के बीच के अंतर को स्पष्ट करती है, जो फेक न्यूज़ की पोल खोलती है और जो यह बताती है कि आज़ादी और अधिकार जिम्मेदारियों के साथ मिलते हैं। और इन जिम्मेदारियों को बड़ी बड़ी विदेशी टेक कंपनियां स्विच ऑफ मोड पर नहीं डाल सकती। अब उनकी आजादी अनलिमिटेड नहीं रह सकती, इस पर कहीं ना कहीं तो लगाम लगानी ही पड़ेगी। आज सरकार ने सीमाओं का दायरा खींचते हुए ऐसे क्रांतिकारी दिशा निर्देश और नियमों का ऐलान किया है जिससे फेक न्यूज की दुकानें बंद हो जाएंगी और मनमानी करने वाली विदेशी टेक्नोलॉजी कंपनियों को भारत के संविधान और कानून का भी पालन करना पड़ेगा। अब तक ये सारी बड़ी बड़ी विदेशी टेक कंपनियां ये कहती थीं कि हम तो भारत से संचालित होते ही नहीं हैं, हमारे जो सर्वर्स हैं वो भी भारत में नहीं हैं, हमारा स्टाफ भी भारत में नहीं बैठता, इसलिए हम पर भारत के कानून भी लागू नहीं होंगे। हम ना तो कानून मानेंगे और भारत की सरकार को टैक्स भी नहीं देंगे, लेकिन पैसा सारा यहीं से कमाएंगे और एजेंडा भी फैलाएंगे और भारत के दुश्मनों की मदद भी करते रहेंगे। और यह सब कुछ होगा अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर। इसलिए सबसे पहले आज हम आपको यह बताना चाहते हैं कि सोशल मीडिया को लेकर सरकार के नए दिशा निर्देश क्या हैं, क्योंकि इससे आपकी जिंदगी पर भी बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। तो आज जो दिशा निर्देश जारी हुए हैं ये दो हिस्सों में बटे हुए हैं। एक सोशल मीडिया से जुड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों के लिए हैं, जैसे ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप, और दूसरा हिस्सा डिजिटल मीडिया और OTT प्लेटफॉर्म्स के लिए है, यानी ऑनलाइन स्ट्रीमिंग कंपनियों के लिए है। सबसे पहले सोशल मीडिया को लेकर बनाए गए नए दिशा निर्देशों के बारे में आपको बताते हैं, क्योंकि आप सब लोग सोशल मीडिया पर जरूर होंगे, व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते होंगे, फेसबुक का इस्तेमाल करते होंगे और भी तमाम जगहों पर आप जाते होंगे, ट्विटर पर जाते होंगे, और यहां आपको झूठ और सच ऐसे मिलाकर पेश किया जाता है कि आप कंफ्यूज हो जाते होंगे। इसे लेकर 4 गाइडलाइंस जारी की हैं। पहली गाइडलाइन, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भारत के संविधान और कानून के मुताबिक ही काम करना होगा। अगर कोई कंपनी ऐसा नहीं करती या भारत के संविधान और नियमों के खिलाफ फैसले लेती है और मनमानी करती है तो उस पर अब कड़ी कार्रवाई की जाएगी, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यानी सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि भारत में अब नेटवर्किंग के नाम पर यह बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियां अपनी मनमानी नहीं कर सकती। दूसरी गाइडलाइन,
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लोगों की शिकायतों को सुनने और उनका समाधान करने के लिए अब अलग से एक व्यवस्था बनाई जाएगी और ऐसा करना इन सभी कंपनियों के लिए अनिवार्य होगा। किसी भी कंपनी को अब इसमें कोई रियायत नहीं मिलेगी। जिस तरह से सरकार का एक विभाग लोगों की शिकायतों पर काम करता है, ठीक उसी तरह इन कंपनियों को भी यह विभाग बनाना होगा और इसके लिए एक शिकायत अधिकारी की नियुक्ति करनी होगी। इस पद पर जो भी व्यक्ति होगा, उसका नाम, उसका मोबाइल नंबर, उसका पता और उसके बारे में तमाम दूसरी जानकारियां सरकार को भी देनी होंगी। और अगर कोई व्यक्ति किसी पोस्ट या वायरल मैसेज को लेकर शिकायत करता है इस कंपनी से, तो यह जिम्मेदारी इस ऑफिसर की होगी कि इस शिकायत पर 24 घंटे के अंदर सुनवाई हो जाए और 15 दिन के अंदर अंदर इसका समाधान भी निकाला जाए। तो इसका मतलब यह है कि अगर अब से आपको सोशल मीडिया पर किसी पोस्ट से कोई आपत्ति है, कोई आपकी बदनामी कर रहा है, कोई आपको गलत खबर दे रहा है, कोई फेक न्यूज़ फैला रहा है, कोई अपशब्द का इस्तेमाल कर रहा है, धमकी दे रहा है, तो अब आप उस कंपनी को, उस कंपनी के नोडल ऑफिसर को शिकायत कर सकते हैं और उसे 24 घंटे के अंदर इस पर कार्रवाई करनी होगी। अगर उसमें पोस्ट को वापस विड्रॉ करना है तो वो करना होगा, उसे ब्लॉक करना होगा, जो भी कार्रवाई करनी होगी 24 घंटे में होगी। तीसरी गाइडलाइन, फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर सहित सभी टेक्नोलॉजी कंपनियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके यूजर्स की किसी भी जानकारी, फोटो और वीडियोस का गलत इस्तेमाल ना हो। अगर किसी व्यक्ति की आपत्तिजनक तस्वीरों को शेयर किया जाता है या न्यूडिटी को प्रमोट किया जाता है, तो ऐसी पोस्ट को अब 24 घंटे के अंदर हटाना होगा और ऐसी तस्वीरों को शेयर करने वाला का अकाउंट भी तुरंत बंद करना होगा, ब्लॉक करना होगा। ऐसे मामलों में पीड़ित के अलावा उसका परिवार, रिश्तेदार, दोस्त और अज्ञात लोग भी शिकायत कर सकते हैं और इन शिकायतों को अब किसी भी सूरत में ये कंपनियां नजरअंदाज नहीं कर पाएंगी, जो कि अब तक लगातार करती रहती थी। और चौथी गाइडलाइन में सरकार ने सोशल मीडिया को 2 श्रेणियों में बांट दिया है। पहली श्रेणी में ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पर यूजर्स की संख्या करोड़ों में है और दूसरी श्रेणी में छोटी टेक्नोलॉजी कंपनियां हैं जिनमें यूजर्स की संख्या कम है। पहली श्रेणी में जो 5 बड़े प्लेटफॉर्म्स आएंगे वो हैं व्हाट्सएप, जिसके भारत में 53 करोड़ यूजर्स हैं। सोचिए, व्हाट्सएप पर 53 करोड़ भारतीय हैं। दूसरे नंबर पर है यूट्यूब, जिसके यूजर्स की संख्या अकेले भारत में ही 44 करोड़ से ज्यादा है। इसके अलावा 41 करोड़ यूजर्स के साथ फेसबुक, 21 करोड़ यूजर्स के साथ इंस्टाग्राम और 1 करोड़ 75 लाख यूजर्स के साथ ट्विटर भी इस श्रेणी में शामिल हैं। तो यह पहली श्रेणी है सोशल मीडिया की। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम एक ही कंपनी के हैं। अब आप यह सोच लीजिए, इतने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स जो हमने अभी 5 प्लेटफॉर्म आपको दिखाए हैं, उनमें से 3 एक ही कंपनी के हैं। इसे कहते हैं मोनोपोली। और इनके भारत में कुल यूजर्स की संख्या को अगर हम जोड़ दें सबकी मिलाकर, तो यह संख्या हो जाती है 115 करोड़। यानी 115 करोड़ लोग तो ऐसे हैं जो फेसबुक के ही अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर जुड़े हुए हैं। यानी 115 करोड़ लोग मिलकर व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम को इस्तेमाल कर रहे हैं अकेले भारत में। भारत की आबादी से, पूरी आबादी से सिर्फ 20 करोड़ कम। यही नहीं, दुनिया के 181 देश ऐसे हैं जहां की कुल आबादी 10 करोड़ से भी कम है। अब आप अंदाजा लगा लीजिए इन कंपनियों की ताकत का। इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को कुछ कड़े नियमों का पालन करना होगा और ये नियम सीधे तौर पर आपसे जुड़े हुए हैं। इसलिए अब हमारी बातें आपको बहुत ध्यान से सुननी चाहिए। सोशल मीडिया पर लोगों की शिकायतों को सुनने के लिए जो तंत्र बनाया जाएगा, उसमें एक चीफ कंप्लायंस ऑफिसर की नियुक्ति करनी होगी, जो यह सुनिश्चित करेगा कि लोगों की शिकायतों पर कानून के तहत ही कदम उठाए जाएं और ये ऑफिसर भारत में रहकर ही काम कर सकेगा। इसकी लोकेशन भारत में होनी चाहिए और ये उस भारत के नियमों के हिसाब से काम करेगा। इसके अलावा एक नोडल ऑफिसर भी होगा और यह ऑफिसर भारत की जांच एजेंसियों और भारत सरकार के तमाम मंत्रालयों के संपर्क में रहेगा। एक ग्रीवेंस ऑफिसर भी होगा जो सरकार और शिकायत करने वाले लोगों के प्रति जवाबदेह होगा और इस ऑफिसर की जिम्मेदारी होगी कि तय समय में शिकायत पर कार्रवाई हो और यह शिकायत फेक न्यूज को लेकर होगी, मॉर्फ्ड फोटोज को लेकर होगी, वीडियोस और न्यूडिटी को लेकर होगी, जिस पर अभी तक कोई सुनवाई नहीं होती थी।
मौजूदा व्यवस्था में ये कंपनियां अभी खुद ये तय करती हैं कि क्या गलत है क्या सही। मतलब इनकी अपनी अदालत है, इनका अपना जज है, इनके अपने कानून हैं, इनका अपना संविधान है। ये किसी देश के संविधान को नहीं मानते, किसी देश की अदालत को नहीं मानते, किसी देश के कानून को नहीं मानते। ये खुद तय कर लेते हैं कि जब लाल किले पर जिस दिन हिंसा हुई थी उस दिन कौन से ट्वीट सही हैं, कौन से गलत हैं। ये खुद तय कर लेते हैं कि कौन सी पोस्ट को हटाना है, किस ट्विटर हैंडल को ब्लॉक करना है और किसे ब्लॉक नहीं करना है। इनकी खुद की अदालत चलती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सरकार ने इस बात का पूरा ध्यान रखा है कि लोगों की शिकायतों को सुना जाए और उन पर ठोस कदम उठाए जाएं। आपने अभी तक देखा होगा कि तमाम जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ये हमेशा आपके सामने डबल स्टैंडर्ड्स पेश करती हैं। यानी अगर जैसे उदाहरण के लिए अमेरिका के कैपिटल हिल पर अगर हिंसा हुई है वहां इनके मापदंड अलग होंगे, और अगर लाल किले पर हिंसा हुई है तो इनके मापदंड अलग होंगे। और क्योंकि ये किसी देश के कानून को मानते नहीं, इनका अपना कानून है, इसलिए वो उनकी सरकारों की बात भी मानते नहीं थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इसके लिए सभी कंपनियों को हर महीने भारत सरकार को यह बताना होगा कि उन्हें पूरे महीने में कितने लोगों की शिकायतें मिली और उन शिकायतों पर उन्होंने क्या कार्रवाई की है। सरकार ने फेक न्यूज और हिंसा को बढ़ावा देने वाले मैसेजेस को रोकने के लिए भी अब कड़े कानून बना दिए हैं। इन नियमों के तहत टेक्नोलॉजी कंपनियों को यह बताना होगा कि फेक न्यूज और भड़काऊ मैसेजेस शेयर करने वाला पहला व्यक्ति कौन था। यानी ये जो भड़काऊ मैसेज है या कोई गलत जानकारी है, ये सबसे पहले किसने पोस्ट किया है, यह बताना होगा। अभी होता यह है कि एक व्यक्ति फेक न्यूज फैलाता है, फिर देखते ही देखते ये फेक न्यूज लाखों लोगों तक पहुंच जाती है, लोग रीट्वीट करने लगते हैं, फॉरवर्ड करने लगते हैं, और जो व्यक्ति फेक न्यूज फैलाता है उसके लिए इन लाखों के बीच छिप जाना बहुत आसान होता है। हम अभी तक ऐसे लोगों तक पहुंच नहीं पाते कि ये खबर फैलाई किसने, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को और कंपनियों को यह बताना होगा कि इस फेक न्यूज को पोस्ट करने वाला पहला व्यक्ति कौन था, ताकि उस फेक न्यूज की जड़ तक पहुंचा जा सके। हमें लगता है कि सरकार के इस नियम से अब बहुत सारे लोगों की दुकानें बंद हो जाएंगी। यह बड़ी खुशी की बात है। जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से सरकार को ऐसे लोगों की जानकारी मिलेगी तो इन लोगों पर राष्ट्रीय एकता और अखंडता पर हमला करने के लिए कानूनी कार्रवाई होगी, और ऐसे मामलों में 5 साल या उससे ज्यादा जेल की सजा का भी प्रावधान है। फेक न्यूज के अलावा फेक अकाउंट्स को लेकर भी सरकार ने एक बहुत ही क्रांतिकारी नियम बनाया है। इसके तहत टेक कंपनियों को अपने यूजर से जुड़ी जानकारी को सबसे पहले वेरीफाई करना होगा। अभी तक आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, एक ही आदमी एक ही प्लेटफॉर्म पर 10-10, 20-20, 50-50 अकाउंट्स चला रहा है। मार्केटिंग एजेंसियां हैं जो फेक अकाउंट्स ऑपरेट करती हैं, पैसा लेती हैं और वो फिर कुछ भी ट्रेंड करा देती हैं। उनका धंधा ही है, वो आपसे पैसा लेंगी और आप जो भी हैशटैग देना चाहें, जो भी आप मैसेज देना चाहें, उसे वो ट्रेंड करा देती हैं, क्योंकि उनके पास बहुत सारे फेक अकाउंट्स होते हैं जिनकी संख्या हजारों में होती है। अभी कई बार ऐसा भी होता है कि किसान आंदोलन भारत में चल रहा है, लेकिन उसे लेकर ट्वीट पाकिस्तान से हो रहे हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट पाकिस्तान से किए जा रहे हैं, कहीं और से बैठकर किए जा रहे हैं, और ये सब पैसा देकर कोई करवा रहा है। अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही वो अकाउंट उसे पोस्ट करेगा पता चल जाएगा कि ये अकाउंट कहां पर है। यानी अब कोई भी व्यक्ति किसी के भी नाम पर अकाउंट नहीं बना पाएगा। यही नहीं, इससे सरकार को यह भी पता चल पाएगा कि भारत के खिलाफ भड़काऊ मैसेजेस और पोस्ट लिखने वाला व्यक्ति कहां से ऑपरेट कर रहा है। भारत से ऑपरेट कर रहा है, पाकिस्तान से कर रहा है, चीन से कर रहा है, कनाडा से कर रहा है। अब आप तुरंत बता पाएंगे कि ये ट्वीट या ये पोस्ट कहां से आया है, और उसके बाद सबसे पहले जिसने वो पोस्ट किया होगा वो व्यक्ति फंस जाएगा। अभी यह होता था कि पाकिस्तान या किसी और देश में बैठा व्यक्ति किसी भी भारतीय नाम से, उदाहरण के लिए उसने अपना नाम मोहन रख लिया, नितिन रख लिया, कमल रख लिया, कुछ भी नाम रख लिया भारत का, वो भारत का नागरिक नहीं है, लेकिन उसने भारतीय नागरिक जैसा कोई नाम रख लिया, फेक अकाउंट बना लिया, और ऐसे फेक नामों से फेसबुक या ट्विटर पर ये लोग अकाउंट बनाते थे और फिर भारत के खिलाफ आपत्तिजनक बातें लिखते थे। ऐसी स्थिति में कई लोगों को यह लगता है कि भारत के लोग ही शायद भारत को बुरा भला कह रहे हैं, जबकि ये लोग भारत के ना तो हैं, ना भारत में रहते हैं, ना इनके नाम सही हैं।